नमस्कार साथियों, सोडा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जूनियर अकाउंटेंट को प्रेफरेंस देते हुए जो टॉपिक है हमारा हाइड्रोकार्बन, इस पर चर्चा करने वाले हैं। वैसे कार्बन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट अपना रहेगा कार्बन में जैसे केमिकल इक्वेशंस, कार्बन की विशेषताएं, हाइड्रोकार्बन की श्रेणियाँ वो। और दूसरे पार्ट में हम लोग जैसे CFC आता है, फ्रियोन वगैरह और पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह, इनके ऊपर अपने जो है टेस्ट रखेंगे। तो इसका मतलब कार्बन के आपके टोटल दो टेस्ट है, तो लगभग 40 प्लस क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो साथ में टॉपिक बड़ा है, लेंथी है, और क्वेश्चन की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो हमारी प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी अच्छी और ईजी हो जाएगी। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पहले क्वेश्चन के साथ। देखो एकदम बेसिक क्वेश्चन, ये है कार्बन के एलोट्रोप्स यानी कि अपर रूप जो होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ईजी है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल जो इसमें बढ़ाते हुए चलेंगे और अपने सारे डाउट्स भी अच्छे तरह से क्लियर होते चले। ठीक है ना। तो अगर इस प्रश्न को देख लें अपने, तो प्रश्न का देखो, और ये क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में आ रखा है। अगर मैं बात करूं तो रीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, रीट लेवल 2 में, और 2018 की भर्ती परीक्षा में ये क्वेश्चन है। और कितना ईजी है देखो, सर्वाधिक कार्बन वाला कोयला बताओ। तो मैं सबके परसेंटेज लिख देता हूं ताकि आपको समझने में ईजी रहे। उत्पत्ति के क्रम के आधार पर हम कोयले को चार भागों में बांटते हैं। हीट कोयला 60% के साथ, लिग्नाइट कोयला 67% कार्बन वैल्यू के साथ, और अगर बिटुमिनस कोयले में कार्बन के प्रतिशत की बात करें तो लगभग 80%। बिटुमिनस कोयले में 80% जो है लगभग कार्बन होता है। ठीक है ना। हाँ, लगभग 80% कार्बन वैल्यू हम लोग देखते हैं। और एंथ्रासाइट में जो कार्बन होता है वो लगभग 90 टू 98% के करीब होता है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा कार्बन जो है वो किस कोयले में होता है? एंथ्रासाइट कोयले में होता है। दुनिया में सबसे पहले पीट ही होता है, पीट ही कुछ समय के बाद में लिग्नाइट में कन्वर्ट होता है, लिग्नाइट कुछ समय के बाद में बिटुमिनस में, और बिटुमिनस लास्ट में किस में कन्वर्ट होता है? एंथ्रासाइट। अगर हम एंथ्रासाइट की बात करें तो ये सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कार्बन प्रतिशत सबसे ज़्यादा है और यह ज़्यादा ऊर्जा देने का काम करता है। क्योंकि कार्बन ज़्यादा है इसलिए ये एनर्जी भी क्या करेगा? ज़्यादा देगा। तो इस संदर्भ में हम एंथ्रासाइट कोयला जो है इसको पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न देखो, कार्बन का स्थायी अपरूप बताइए। ग्रेफाइट, फुलरिन, दोनों या हीरा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो कार्बन का स्थायी अपरूप जो होता है वो होता है ग्रेफाइट। और क्यों है देखो, इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ग्रेफाइट जो है इसका नेचर क्या होता है? ये परतदार संरचना के अंदर देखने को मिलता है हमें। और क्योंकि इसकी संरचना जो है वो परतदार होती है ना, इस वजह से ही हम कहते हैं कि ग्रेफाइट परतदार संरचना होने के कारण एक प्रकार का स्थायी अपरूप हम लोग मानते हैं कार्बन का। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसमें ये पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो आप सिर्फ ग्रेफाइट करेंगे, फुलरिन और हीरा जो है ये स्थायी अपरूप नहीं होते हैं कार्बन की। ग्रेफाइट स्थायी अपरूप होता है क्योंकि उसकी संरचना परतदार होती है। परतदार संरचना होने के कारण ये एक दूसरे के ऊपर फिसलता रहता है, और इसी वजह से ये एक दूसरे के ऊपर फिसलने के गुण के कारण ये स्थायी अपरूप जो है माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, यानी कि ह्रास नहीं हो पाता है इस वजह से। और हम लोग इसी वजह से ग्रेफाइट का यूज अपने लुब्रिकेंट के रूप में भी हम क्या करते हैं? ग्रेफाइट जो है वो लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का मतलब हो जाएगा एक प्रकार का स्नेहक जो घर्षण को कम करता हो। फ्रिक्शन अर्थात घर्षण को कम करने वाले पदार्थ जो होते हैं उनको स्नेहक हम बोलते हैं। और ग्रेफाइट एक प्रकार का ड्राई लुब्रिकेंट यानी कि शुष्क स्नेहक होता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन के किस क्रिस्टलीय अपरूप में परतदार संरचना होती है? जस्ट अभी हमने बात की, तो किस क्रिस्टलीय अपरूप में परतदार संरचना होती है? तो ये होती है किसमें? ग्रेफाइट। ठीक है ना। बाकियों में ऐसा नहीं होता है। तो आप सीधा डायरेक्ट प्रश्न जो है याद रखेंगे। ये देखो, ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम लोग थोड़े और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन के साथ चर्चा करेंगे। तो इसीलिए मैंने कार्बन के जो है दो टेस्ट रखे हैं, जिसमें पहले में आपको बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन मिले, और धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। इसमें इसमें भी आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसके बाद में हम लोग बहुत अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर व्यापक स्तर की अपने बात करना प्रारंभ कर देंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखो, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कोयले का सही क्रम बताओ। ठीक है ना। उत्पत्ति के आधार पर अगर सही क्रम की बात करें, लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं। तो इनमें देखो, सबसे पहले हमें याद रखना है किस कोयले की बात करनी है? पीट की। पीट ही कुछ समय के बाद में किस में कन्वर्ट होता है? लिग्नाइट में। लिग्नाइट कुछ समय के बाद में किस में कन्वर्ट होता है? बिटुमिनस में।
और बिटुमिनस कुछ समय के बाद में किस में कन्वर्ट होता है, एंथ्रेसाइट में, ठीक है ना। तो आप देखो ये इनका क्रम है, उत्पत्ति के आधार पर यही इनका हम क्रम माना करते हैं, ठीक है ना। उत्पत्ति के आधार पर जो क्रम है वो यही है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे इसमें तो देख पा रहे होंगे, देखो पहले नंबर पे कौन आया, हीट आया। 2 नंबर सबसे पहले आना चाहिए, 2 नंबर सिर्फ पहले और चौथे ऑप्शन में है, तो बाकी ये 2 ऑप्शन कट जाएंगे अपने। फिर देखो पीट के बाद में लिग्नाइट, है ना, यानी कि 2 नंबर के बाद में 1 नंबर आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो गया। फिर बिटुमिनस और लास्ट में एंथ्रासाइट, तो ये क्रम एकदम ठीक है, जबकि ये क्रम फिर से गलत हो जाता है। ओके, तो उत्पत्ति के आधार पर ये है। अगर कार्बन प्रतिशत वैल्यू की हम बात करें तो इसमें देखो कार्बन कितना है, 98% है, इसमें कार्बन लगभग 80% है, इसमें कार्बन लगभग 67% है, और इसमें कार्बन लगभग 60%, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से क्रम आ जाएगा, और इसको अपने बोलेंगे कौन सा क्रम, आरोही क्रम, असेंडिंग फॉर्म, ठीक है ना। हाँ, कार्बन प्रतिशत मात्रा का आरोही क्रम। ओके, तो ये क्वेश्चन भी एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन का वह क्रिस्टलीय अप्रूव जिसमें षटकोणीय व पंचकोणीय वलय संरचना पाई जाती है, ठीक है ना। कार्बन का वो कौन सा क्रिस्टलीय अप्रूव है जिसमें इस प्रकार की संरचना हम देखते हैं। देखिए हीरा जो होता है इसमें त्रिविम सम चतुष्फलकीय, त्रिविम सम चतुष्फलकीय संरचना होती है। ग्रेफाइट की बात करें तो इसमें षटकोणीय वलय संरचना हम लोग देखते हैं, षटकोणीय वलय संरचना लोग देखते हैं, ठीक है ना, और परतदार भी होता है। जबकि फुलरिन की बात करें तो हाँ, इसमें षटकोणीय हेक्सागोनल और पंचकोणीय पेंटागोनल, है ना, दोनों संरचनाएं हम लोग इसमें देखा करते हैं। तो कौन सा प्रूफ है जिसमें आपको षटकोणीय और पंचकोणीय दोनों संरचनाएं देखने को मिलती है, तो सिर्फ यह है किसमें, फुलरिन में, बाकियों में ऐसा नहीं है ना। अगर ग्रेफाइट की बात करें तो षटकोणीय वलय संरचना है, और षटकोणीय होने के साथ साथ इसके परतें भी देखने को मिलती है, तो परतदार भी है। जबकि इसकी बात करें तो ये हीरा जो है ना, ये त्रिविम सम चतुष्फलकीय है, ठीक है, त्रिविम अर्थात 3 विमाएं। अगर हम कार्बन की, हीरे की बात करें, कार्बन के अप्रूप हीरे की बात करें, तो एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़कर त्रिविम सम चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। अगर आप इस डायरेक्शन से देखेंगे तो 1 2 3, इसको बोलते हैं त्रिविम, है ना। और सम चतुष्फलक यानी कि एक फलक ये, एक ये, एक ये और एक ये, तो 4 फलक हो जाएंगे, त्रिविम सम चतुष्फलक। इस तरीके से हम लोग इस शब्द का निर्धारण करते हैं जब हम ग्रेफाइट सॉरी हीरे की बात करते हैं, डायमंड की अपने चर्चा, ठीक है ना। इस तरीके से हम त्रिविम सम चतुष्फलक शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, कार्बन परमाणु संरचना में कौन सी कक्षाओं का अस्तित्व देखा गया, ये अच्छा क्वेश्चन है, और इस प्रश्न को भी हमने पढ़ लेना है। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा पूरा एक्सप्लेनेशन समझिए आप, ठीक है ना, और समझ में तभी आएगा जब आप पूरा देखेंगे। अगर आप यूं आगे बढ़ा बढ़ा के देखेंगे सिर्फ आंसर कौन कौन से पे टिक किया है मैंने, तो ये आपकी गलत अवधारणा है। आप समझें कि हम लोग इसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। दोबारा देखिए, कार्बन परमाणु संरचना में कौन सी कक्षाओं का अस्तित्व देखा जाता है ना। तो सबसे पहले कार्बन परमाणु क्रमांक में बात कार्बन के, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक यानी कि जो जेड होता है वो होता है भाई, हम सब जानते हैं परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, सब एक ही बात है। जेड की बात करें तो ये है परमाणु का क्रमांक, सात परमाणु क्रमांक। पी की बात करें तो ये है प्रोटॉन। तो ये बात अपने को याद रखनी है, इसी तत्व का परमाणु क्रमांक किस पर निर्भर करता है, तो यह है प्रोटॉन की संख्या पर जो है निर्भर करता है। तीसरा देखो, अगर आप पॉइंट देख रहे हैं तो ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। प्रोटॉन के ही बराबर संख्या में हम किसको पढ़ा करते हैं, इलेक्ट्रॉन, और ये संख्या में कितने हैं, तो आप देख पा रहे हैं कितने हैं, 6 हैं। अब हमें इलेक्ट्रॉन के वितरण की बात करनी है, ठीक है ना। सिस्टम पता है क्या है, जैसे मान लीजिए ये कार्बन का सेंट्रल पार्ट है जिसको अपने बोलते हैं नाभिक, जो धनात्मक है, इसमें 6 प्रोटॉन है। नाभिक के बाहर कक्षाएं होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन की पहली कक्षा जो है ना, उस पहली कक्षा का नाम जो होता है वो होता है जी के, ठीक है ना। कक्षा जो है उसका नाम देखो क्या है, के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना।
के कक्षा के बाद में अगली कक्षा की बात करें तो वो है एल कक्षा। और एल कक्षा में हमारे पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। टोटल कर देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन में देखो कितनी कक्षाएं, के और एल, 2 कक्षाएं हैं। अब किसी भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। 2 इसमें हो जाते हैं, 8 इसमें हो जाते 10। अब अगर मान लो किसी परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन है तो हम के कक्षा के साथ एल भी पढ़ते हैं और एल के साथ हम तीसरी कक्षा यानी कि एम कक्षा के अस्तित्व की भी बात कर लेते हैं। जबकि अगर हम यहाँ कार्बन की बात करें तो कार्बन में कौन सी कक्षा है? के भी है और एल भी है, यानी कि के और एल, ठीक है ना, जबकि एम कक्षा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बिल्कुल ये बात एकदम ठीक है कि 6 इलेक्ट्रॉन को कवर करने के लिए कार्बन परमाणु के पहली कक्षा में के अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा जो है एल अर्थात इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। इन 2 कक्षाओं का अस्तित्व हम लोग देखा करते हैं। इस तरीके से आप इस छठे प्रश्न को आसानी पूछ। अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड जल में अविलय गैस है, पानी में घुलती नहीं है, लेकिन एक शर्त पे घुल सकती है। वो शर्त ये है, देखो अविलय है, घुलती नहीं है, शर्त यह है कि टेम्परेचर कम कर दिया जाए और प्रेशर जो है वो क्या कर दिया जाए? ज्यादा। तो ये जल में घुल जाती है और फिर किसका निर्माण करती है वो समझिए। अब ये सारे एग्जाम्पल समझने के लिए हम उस प्रैक्टिस को यहाँ बना लेते हैं। जैसे देखिए, CO2 प्लस जल, दोनों ने आपस में रिएक्ट किया। अब जो है वो एक साथ लिख दो। देखो, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 और 1 है, 3 है, H2CO3। इसको अपने बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। इसको अपने बोलते हैं कौन सा अम्ल? कार्बोनिक अम्ल। तो अब आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3, कार्बोनिक अम्ल हम कर देंगे। और अगर हम इस कार्बोनिक अम्ल की बात करें तो याद रखें दोस्तों, कार्बोनिक अम्ल का मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक में पाए जाने वाले अम्ल की। कोल्ड ड्रिंक में जो होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बोनेट के रूप में, वो चीज़ है। कोल्ड ड्रिंक हो गया, सोडा वाटर हो गया, ये जो घटक है ना, इनमें हमेशा ही कौन सा अम्ल देखने को मिलता है? यही कार्बोनिक अम्ल देखने को मिलता है। ठीक है ना, जैसे ही आप किसी कोल्ड ड्रिंक को खुला छोड़ते हैं तो आप देखते हैं उसमें गैस ब्लू ब्लू के रूप में बाहर निकलती है। वह गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है, क्योंकि ढक्कन खोलने के बाद में प्रेशर तो रहता नहीं है और टेम्परेचर नॉर्मल मिल गया उसको वायुमंडल का। इसलिए वो क्या करता है? धीरे धीरे CO2 गैस को रिलीज कर देता है और फिर उस कोल्ड ड्रिंक का जो टेस्ट होता है उसमें जो खट्टापन होता है ना कार्बोनिक एसिड का, वो उसमें क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो याद रखेंगे कि कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर आदि में कौन सा घटक देखने को मिलता है? तो कार्बोनिक एसिड H2CO3। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में तभी घुलती है जब टेम्परेचर क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। तो निम्न ताप, तो कोल्ड ड्रिंक नाम से पता चल रहा है ठंडा करना है तो टेम्परेचर कम करना है। और उच्च दाब, जब टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर हमेशा क्या रहता है? ज्यादा रहता है। ढक्कन बंद करके हम जैसे टेम्परेचर कम करेंगे, अणु नजदीक आएंगे तो प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। केवल इसी स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर सोल्यूबल होती है, अन्यथा नहीं। अगला क्वेश्चन, प्रोपेन का अणुसूत्र बताइए। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रोपेन शब्द को अपने एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, प्रोपेन है ना, सबसे पहले इस शब्द को अपने तोड़ देते हैं। देखो, प्रोप, दूसरा है एन। हमें तो थोड़ा बहुत पता होगा, कार्बन पढ़ते हैं तो, कि प्रोप का मतलब है कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है। और एन का मतलब है कि उसमें कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है। ठीक है ना। अब हम क्या करें? इन 3 कार्बन को एक साथ लिखते हैं। ठीक है ना। अगर वैसे देखें तो क्वेश्चन 50% हमारा हो गया। क्यों? क्योंकि 3 कार्बन हम ढूंढ रहे हैं और इन दोनों में कार्बन संख्या 1 और 2 है, हमें 3 कार्बन वाले चाहिए, यानी कि तीसरा और चौथा इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा बैठेगा। अब क्या करना है? देखो, इसमें सिंगल बॉन्ड लगाने हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड लगा दिया। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। अब देखो, कार्बन की 4 संयोजकताएं, और उन चारों संयोजकताओं को कौन पूरा करेगा? हाइड्रोजन। संयोजकता यानी कि वैलेंसी। अब इसकी संयोजकता, इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन ने पूरी कर दी। प्रत्येक बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन लिख दो। हमने सबके ऊपर हाइड्रोजन लिख दिया। अब देखो, इस कार्बन पे भी 4 बॉन्ड है, इस कार्बन पे भी 4 बॉन्ड है, इस कार्बन पे भी 4 बॉन्ड है। सारे बॉन्ड क्लियर हैं। अब देखिए, सबसे पहले काउंट करो, कार्बन कितने हैं? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 5, 6, 7, 8, सॉरी, 3, 3, 6 और 2, 8। 3, 4, 5, 6, 7, 8 काउंटिंग करते ही हमें पता चला कि कार्बन 3 और हाइड्रोजन 8 है। तो हम क्या कर देंगे? C3H8 कर देंगे।
ठीक है, अब कईयों को लग रहा होगा कि इतना लंबा चौड़ा चलने की जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत, बिल्कुल ठीक बात। हम लोग तो ऐसे भी कर लेते हैं कि कार्बन की संख्या का दुगुना करके दो हाइड्रोजन जोड़ते हैं। कार्बन की संख्या 3 है, दुगुना किया 6, दो हाइड्रोजन जोड़ा तो आप समझदार हैं। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? 8 की बात कर रहे हैं हाइड्रोजन से। और अगर हम इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करें तो ये एल्केन श्रेणी का यौगिक है। हम जानते हैं कि एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। वैसे भी आप कर सकते हैं। अगर कार्बन संख्या आपको पता है 3 है तो हाइड्रोजन 2 × 3 + 2, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 + 2 यानी कि 8। आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं तो तब कह रहा हूँ जब मान लो बिल्कुल भी अपना बुद्धि काम नहीं कर रही है। आप इस तरीके से कीजिए, आराम से, आपको टाइम है। प्रोपेन, प्रोप 3 कार्बन है, 3 कार्बन लिख दो। एन सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड दे दो सबको। बाकी बॉन्ड जो है कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड होने चाहिए, बाकी बॉन्ड पे हाइड्रोजन लिख दो। काउंटिंग कर लो, 3 कार्बन है, टोटल हाइड्रोजन कितने, काउंट कर लो, काउंट करके आप इसमें से समझ रहे हो ना। इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया आपको शब्द का, इसमें क्या होता है, हमें रटने की जरूरत नहीं होती है। हम हर चीज को इजीली एक्सप्लेन करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। मैंने आंसर निकालने का आपको बताया है, ठीक है ना। ये फैक्ट वाली बात होती है कि सीधा याद करो और आप आंसर दे दो। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बिल्कुल भूल गए, इसको अप्लाई करो, आपका आंसर निकल जाएगा मात्र ही 10 से 20 सेकंड के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस शब्द का ही अर्थ है दलदली भूमि में पाई जाने वाली गैस। मार्स गैस का अगर मैं मीनिंग बात करूं तो मार्स गैस का भाई मीनिंग ही ये होता है दलदली भूमि में उपस्थित गैस। अब दलदली भूमि में कौन सी गैस उपस्थित होती है, ये उसकी बात कर रहा है। तो दलदली भूमि में कौन सी गैस होती है भाई? मीथेन। मीथेन भी लिख सकते हैं, मीथेन भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर क्या कर देंगे, मीथेन कर देंगे। सिंपल बात है। क्यों? क्योंकि दलदल वाली भूमि जो होती है ना, वहां पर एक बैक्टीरिया काम करता है जिसका नाम होता है मेथेनोजन बैक्टीरिया। ये जो मेथेनोजन बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है कि मीथेन गैस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये याद रखा करते हैं। दलदली भूमि में एक जीवाणु होता है, एक बैक्टीरिया होता है, और वो बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु जो है उसका नाम है मेथेनोबैक्टीरियम भी लिख सकते हैं और मेथेनोजन भी लिख सकते हैं। मेथेनोजन, मेथेन को जनरेट करने वाला बैक्टीरिया, इट मीन्स इट इज मेथेनोजन बैक्टीरिया। समझ रहे हो ना। तो बस इसी वजह से हम लोग यहाँ पर ये पॉइंट पढ़ा करते हैं, ठीक है। मेथेन हमने कर दिया। प्रोपेन, एथीन, एसिटिलीन, ये सब आगे की गैसें हैं। प्रोपेन जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि प्रोपेन किस में होती है, का मुख्य घटक है। एथीन जिसको आप एथिलीन बोलते हैं, फलों को पकाने वाली गैस है। एसिटिलीन जो गैस वेल्डिंग में काम आती है वो गैस है, ठीक है ना। गैस वेल्डिंग में जिस गैस को हम यूज करते हैं ऑक्सीजन के साथ वो होती है एसिटिलीन। एथीन फल पकाने वाली गैस। प्रोपेन एलपीजी जो है उसका मुख्य घटक। प्रोपेन एलपीजी के मुख्य घटक के रूप में हम लोग पढ़ा करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप इस पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेफाइट की विशेषता बताओ, ठीक है ना। ग्रेफाइट की विशेषता क्या है, ये उसकी बात कर रहा है। तो इस प्रश्न को भी अपने मेंटेन कर सकते हैं। देखो, प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ता है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। मान लीजिए हम लोग इस तरीके से ऐसे बना दें, ठीक है ना। अब अगर देखो, अब अगर इस कार्बन की बात करोगे तो ये देखो 1 2 3, 3 अन्य कार्बन जुड़ता है, ये फिर इस तरीके से इधर बढ़ जाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ, अगर अपने इसको इस तरफ बढ़ा दें ये आगे बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। इसे बढ़ा दो, नो प्रॉब्लम। अब देखो, प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ता है, ठीक है। पहली लाइन क्लियर है। मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित, क्योंकि देखो कार्बन की 4 संयोजकताएं होती है, 4 इलेक्ट्रॉन है उसके बाहरी कक्षा में, 3 ही पूरे हुए, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही वो विद्युत धारा का क्या होता है, सुचालक होता है। ये सारी बातें ग्रेफाइट से संबंधित एकदम सही बातें हैं, ठीक है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कठिनाई स्तर मात्र 8वीं क्लास। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ बताओ। देखिए, अगर हम पेट्रोलियम शब्द की बात करें
पेट्रोलियम शब्द की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है पेट्रा, दूसरा शब्द है ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक्स, यानी कि चट्टाने, ठीक है ना। और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, यानी कि तेल। शाब्दिक अर्थ है चट्टानों का तेल, तो हम चट्टानों का तेल, हाँ, इस जगह से उठा लें। पेट्रोलियम शब्द का शाब्दिक अर्थ है चट्टानों का तेल। हम मोस्टली यहाँ पर जो क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन अपर रूप से संबंधित है या कार्बन की जो बेसिक बातें हैं वहां से संबंधित है, ठीक है ना। तो बस इसी तरीके से हम लोग इन प्रश्नों को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आप इस तरीके से इन प्रश्नों को हल कर लीजिए। अगला प्रश्न, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कौन सी गैस होती है? ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रश्न है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कौन सी गैस होती है? तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं होता। अब इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं। HB और हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन में सिस्टम देखो क्या है कि हम हीमोग्लोबिन को इस तरीके से तीन अलग अलग नाम से मैं लिख रहा हूं। पहला नाम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, नाम से पता चल रहा है भी ऑक्सीजन है। दूसरा नाम डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है। तीसरा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एग्जाम में आने लायक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड युक्त, ठीक है, याद रखने लायक। देखो ये पता है कब है, जब कोई बंद कमरे में अंगीठी जलाने पर दम घुटना, ऐसे आप पढ़ते हैं, अंगीठी जलाने से दम घुटने से व्यक्ति मूर्छित हो जाए, दम घुटने से लोगों की मृत्यु हो जाए, तो उस वक्त कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही होती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में वही पॉइंट लिख रहे हैं, दम घुटना लिख दूंगा तो आप समझ। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पेपरों में प्रश्न बन भी रखा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डाल, एग्जाम में आ रखा है ये क्वेश्चन, इससे पहले भी कई बार। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम के प्रभाजी आंसू में सर्वप्रथम पृथक होने वाला घटक बताओ। पेट्रोलियम का जब प्रभाजी आसवन होता है तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले निम्न घनत्व वाले हल्के पदार्थों का पृथक्करण होता है। कम कार्बन संख्या वाले पहले घटक पृथक होते हैं, फिर धीरे धीरे अधिक कार्बन संख्या वाले कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सेपरेट होते रहते हैं सब स्टेट डिस्टिलेशन में, यानी कि प्रभाजी आसवन। तो जब आप पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन की बात करते हैं तो जो क्रम है वो क्या रहता है, देखो सबसे पहले CNG बिकॉज ऑफ मैथेन, बाद में आता है LPG, फिर आता है गैसोलीन। क्रम है ये, अगर हम क्रम की बात करें तो ये वास्तव में क्रम है। गैसोलीन जिसे हम बोलते हैं भाई पेट्रोल, फिर उसके बाद में गैसोलीन के बाद में आता है केरोसिन, केरोसिन के बाद में आता है डीजल, डीजल के बाद में आता है आपका कोलतार आदि, कोलतार आदि लिख देता हूँ, ठीक है ना। लुब्रिकेंट, स्नेहक वगैरह, ये सब चीजें लास्ट में पृथक होती है। ये पेट्रोलियम से पदार्थों के पृथक्करण का क्रम है, ठीक है ना। ये पृथक्करण का क्या है, क्रम है ये। इसी क्रम से जो है कंपोनेंट्स सेपरेट होते हैं। सबसे पहले कौन पृथक होता है, तो CNG पृथक होता है। सिंपल क्वेश्चन है, और ये भी 8वीं क्लास ही इसका कटना है, इस तरह आप माने, ये भी ठीक प्रश्न है। और इसमें ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है कि पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों का पृथक्करण किस विधि से होता है, तो पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों का पृथक्करण प्रभाजी आसवन विधि, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, LPG में गंधीय सूचक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? देखो गंधीय सूचक का मतलब क्या है, LPG जो गैस होती है क्या होती है, अपेक्षाकृत भारी होती है CNG की तुलना में। लीक हो जाए तो धीरे धीरे, क्योंकि भारी होने के कारण फर्श पर इसे फैलती है। कहीं पर भी इसको कोई अग्नि का स्रोत मिल गया तो ये क्या हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी, जल जाएगी, इसलिए खतरनाक गैस है। और इसीलिए इसके लीक होने की सूचना देने के लिए हम एक गंधीय सूचक यूज करते हैं। गंधीय सूचक का मतलब क्या है, देखो नाम से पता चल रहा है, गंधीय सूचक का मतलब हो गया गंध से सूचना प्राप्त हो जाती है। अब देखो अगर LPG सिलेंडर लीक हो तो आप घर में घुसते ही आप अपने सूंघने से आप पता लगा लेते हैं कि भाई कोई ना कोई दिक्कत है, गैस लीक है। तो आपको लीकेज का पता कैसे चला, गंध से। और गंध जो है
देखो गंध जो है वो किस वजह से, गंध का मतलब क्या है, गंधक, क्योंकि ये किस वजह से, गंधक की वजह से। और गंधक अपने लोग किसको बोलते हैं, सल्फर को बोलते हैं, समझ रहे हो ना। और गंधक जो है अर्थात सल्फर जो है, इसका कौन सा कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं, देखिए वो होता है सल्फर के हाइड्राइड, सल्फर के हाइड्राइड, सिंगल बॉन्ड एसएच, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थायोल बोलते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी अभी, हमें लगेगा शायद थायोल नहीं। अब ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को आप किसी से भी पूरा कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने कार्बन से पूरा कर दिया, सपोज करो, नीचे एक फॉर्मूला और तैयार कर लेते हैं। जैसे मान लो ये कार्बन है ना, इस तरीके से हम इस कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर लेते हैं। तो ये जो ग्रुप है ना, अब ये वाला ग्रुप, इसको बोलते हैं अपने मिथाइल, और इसको बोलते हैं अपने मर्केप्टेन। तो मिथाइल मर्केप्टेन भी कह सकते हैं, मर्केप्टेन भी कह सकते हैं, थायोल भी कह सकते हैं, बात एक ही है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। गंधीय सूचक यानी कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के रूप में किसको यूज करते हैं, थायोल को, और या फिर यहाँ पर मिथाइल मर्केप्टेन। दोनों ही बातें ठीक है, कोई गलत नहीं। थायोल अकेला मिले तो थायोल कर दो, मर्केप्टेन अकेला मिले तो मर्केप्टेन कर दो, मिथाइल मर्केप्टेन मिले तो मिथाइल मर्केप्टेन कर दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरीके से याद है। अगला क्वेश्चन, कोयले के पूर्ण दहन से प्राप्त होने वाली गैस। देखो, अगर कोयले का अपूर्ण दहन होता, गौर करना, अगर कोयले का अपूर्ण दहन होता, ठीक, तो हम क्या करते, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस करते, क्योंकि अपूर्ण दहन का मतलब ऑक्सीजन की कमी है। अपूर्ण दहन शब्द का अर्थ है ऑक्सीजन की कमी। जबकि अगर पूर्ण दहन की बात करें, अगर हम अपूर्ण दहन की तुलना में पूर्ण दहन की बात करें, तो पूर्ण दहन का मतलब यह है कि ऑक्सीजन जो है वो पर्याप्त मात्रा में है, कम मात्रा में नहीं है, पर्याप्त मात्रा में है। और पर्याप्त मात्रा में है इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप क्या कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कर देंगे, बस इतना सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी है ये। हाइड्रोकार्बन के रासायनिक गुण जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं। आप पूर्ण दहन अपूर्ण दहन थोड़ा सा याद रखें। अगर अपूर्ण दहन का कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और अगर अपूर्ण दहन के दौरान आप उसके संपर्क में आते हैं तो आपकी बॉडी में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और उस वजह से आपके स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है, दम घुटने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। साबुन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सीधा उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, साबुन एक एस्टर है। साबुन क्या है, एक एस्टर है। इस बात को भी अपने समझ सकते हैं कि कैसे साबुन, ठीक है ना। अगर आप फॉर्मूले की बात करते हैं, साबुनीकरण आपने पढ़ा होगा, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ एग्जाम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, एग्जाम में आने लगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, है ना। पूरा टॉपिक तो नहीं पढ़ पा रहे हैं अपने यहाँ पर। तो मैं आपकी एक बेसिक सी चीज बताता हूँ, साबुन का फॉर्मूला क्या है। साबुन का फॉर्मूला जी इस तरीके से हम लोग ऐसे भी नहीं लिखेंगे, हम इस तरीके से साबुन का फॉर्मूला लिख, ठीक है। ये साबुन होती है, ये है लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, इसको एल्किल सीरीज बोलते हैं, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, है ना। इसको वैसे एल्किल अपने बोल सकते हैं, एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह ऐसे। ये है सोडियम, और ये जो है ना, ये C O O, बस इसी को हम एस्टर बोलते हैं। अगर एस्टर की बात करें तो एस्टर होता है कार्बन जिसके साथ दो ऑक्सीजन जुड़ी हो, और उसमें दो ऑक्सीजन इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सही सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। दो ऑक्सीजन इस तरीके से, एक ऑक्सीजन इस तरीके से, सॉरी, एक ऑक्सीजन यहाँ, इस ऑक्सीजन को इस तरीके से लीव कर दो, इस ऑक्सीजन को इस तरीके से लीव कर दो, इस कार्बन को इस तरीके से। देखो, इस कार्बन की तरफ एक तरफ ये बॉन्ड है, और इस कार्बन की टोटल 4 वैलेंसी है, जिनमें से 2 वैलेंसी ऑक्सीजन से पूरी कर ली, और यहाँ ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, एक तो कार्बन से पूरी हो रही है और एक श्रृंखला से पूरी हो जाएगी। शेष इधर कार्बन की एक वैलेंसी इधर सीरीज से पूरी हो जाएगी। अगर आप देख पा रहे हैं तो इस बॉन्ड के साथ मैंने, देखो यहाँ से क्या उठाया, सोडियम, और इस बॉन्ड के साथ मैंने एल्किल ग्रुप को लीव कर दिया। ये सूत्र इस तरीके से है। अगर आप यहाँ बात करते हैं ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के फॉर्मूले की अगर आप बात करते हैं, तो इस फॉर्मूले को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, एस्टर कर। तो यस, साबुन एक एस्टर, तो हम यहाँ पर एस्टर कर देंगे। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मान सकते
साबुन क्या है? एक एस्टर है। याद रखें, ये प्रश्न बहुत उम्दा क्वेश्चन है। समझा दिया मैंने क्यों मैंने इसको एस्टर माना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं अपने, है ना? सिंपल क्वेश्चन है, देख लो। साबुन बनाने की साबुनीकरण अभिक्रिया में प्रयोग में लिया जाने वाला क्षार बताओ। ठीक है, साबुन बनाने में प्रयुक्त क्षार, अगर हम यहां बात करें साबुन बनाने में काम आने वाले क्षार, साबुन बनाने में प्रयुक्त होने वाले क्षार कौन कौन से हैं, तो आप यहां पर दो एग्जांपल पढ़ा करते हैं। एक आप पढ़ा करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक आप पढ़ा करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप बोलते हैं जी कास्टिक सोडा, और वहीं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आप बोलते हैं कास्टिक पोटास। कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास। फर्क ये है कि कास्टिक सोडा जो है ये कपड़े धोने की साबुन बनाने में यूज होता है, कपड़े धोने की साबुन बनाने में प्रयोग में लिया जाता है। वहीं अगर आप कास्टिक पोटास की बात करें तो यह है नहाने की साबुन बनाने में प्रयोग में किया जाता है। तो यहाँ पर आप उपरोक्त दोनों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक साबुन का नामकरण नहीं लिखा। हाँ, साबुनीकरण सिद्धि उसने कपड़े धोने के और नहाने के ऐसे अलग अलग पॉइंट्स यूज नहीं किए हैं, इसलिए हम दोनों कर देंगे। बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अपमार्जक क्या होते हैं? अपमार्जक सोडियम के एल्किल सल्फेट होते हैं, सोडियम के एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। बिल्कुल, ये दोनों, है ना? अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट दोनों होते हैं। सोडियम के स्टीरेटिक लवण तो साबुन होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये तो साबुन है। और अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये कौन होते हैं? ये अपमार्जक होते हैं, जो कठोर जल में भी आसानी से क्रिया कर लेते हैं। अगर आप इस पहले प्रश्न को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो एल्किल, ठीक है ना, और एल्किल का सल्फेट है ना, तो हम इस तरीके से सल्फेट को अपने सल्फेट को अपने इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, ये देखो सोडियम, ये रहा सोडियम, बस चार्ज लिख देता हूँ। एल्किल, ये रहा एल्किल, यहाँ ये एल्किल है। सल्फेट की अगर हम बात करें, देखो ये क्या है? ये सल्फेट है, ठीक है ना? तो सोडियम का एल्किल सल्फेट लवण, ठीक है। अगर आप इस दूसरे प्रश्न की बात करो तो इसको अपने कैसे एक्सप्लेन करें? देखो सोडियम है ना, सोडियम को सबसे पहले लिख, के ऊपर प्लस चार्ज है। एल्किल है, ये रहा एल्किल, एल्किल भी लिख लेते हैं। बेंजीन है, बेंजीन लिख लेते हैं C6H5। हालांकि बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, लेकिन हम यहाँ पर C6H5 करेंगे, 6 नहीं करेंगे। अगर 6 कर दिया तो फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, ये फिर आगे किसी और से जुड़ेगा नहीं। तो हम H5 यानी कि एक बॉन्ड यहाँ पर फ्री है, उस बॉन्ड के साथ आप किसको जोड़ दो? सल्फेट को जोड़ दो। SO3 के ऊपर माइनस चार्ज है, इधर ये सोडियम, सोडियम का एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, ये भी क्या है? अपमार्जक है। अगर इन दोनों की बात करें तो दोनों अपमार्जक होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं। बस ये आपको याद रखना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस साबुन और अपमार्जक वाले प्रश्न तो आप मान के चलो कि आपके पेपर में आने ही है, यही आने, और आना क्या है आपके पेपर में। अगला प्रश्न, संश्लेषित रेशों के उदाहरण नहीं है। ऑर्लोन, रेयोन, डेक्रोन, नाइलोन, ठीक है। अगर आप यहाँ ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, ठीक है। क्यों लगता है? देखो मैं आपको बताता हूँ। रेयोन, डेक्रोन, नाइलोन, अगर इन तीनों की बात करते हैं तो ये तीनों क्या होते हैं? संश्लेषित रेशे होते हैं। ये तीनों ही संश्लेषित रेशे होते हैं मित्रों। वहीं अगर अपने आर्लोन की बात करें तो आर्लोन जो होता है ना, वो एक प्लास्टिक है। बस इतना सा ही अगर आपने याद कर लिया तो आपकी बात बन जाएगी। ये प्लास्टिक है, ये रेशा नहीं है, और इस तरीके से आप आर्लोन हल कर लें। आर्लोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर नहीं है, वो एक प्लास्टिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुलक होते हैं, बहुलक क्या होते हैं भाई? उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं, बिल्कुल। निम्न अणुभार वाले यौगिक तो नहीं होते। इकाई इकाई तो बिल्कुल नहीं होते, है ना? उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं, है ना? इकाई यौगिक तो एकलक होते हैं।
एकलक की संख्या जब बहुत ज्यादा हो जाए तभी हम उसको क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। ये कार्बन के वो क्वेश्चन थे जो सिर्फ परिचयात्मक क्वेश्चन थे, परिचय देने वाले। अभी कार्बन का एक और आपका टेस्ट होना बाकी है जिसमें मैं आपको फिर से 20 क्वेश्चन दूं। तो आपके लगभग 40 क्वेश्चन आराम से कार्बन कार्बन टॉपिक के हो जाएंगे। कोशिश यही है कि इन्हीं प्रश्नों से अगर आपके जाए तो काफी बढ़िया और प्रभावी अपना जो है ये काम रहेगा। ठीक है। आप सभी विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट देना न भूलें। अगर वीडियो आपके लिए हितकारी है तो आप अच्छा कमेंट करें, बढ़िया कमेंट करेंगे तो अप्रिसिएशन मिले। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ उस वीडियो को शेयर करना न भूलें क्योंकि किसी के ये वीडियो काम आ सकते हैं एग्जाम के। आज बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं एक और कार्बन के टॉपिक के सॉल्यूशन के साथ और फिर हम लोग नए टॉपिक्स का सॉल्यूशन जो है आगे कंटिन्यू करते। ऑल द बेस्ट आप सबके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।